देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर किसानों का धरना जो है वो चल रहा है। काफ़ी संख्या में, कहें तो लाखों की संख्या में यहाँ किसान आए हैं और अपनी मांगों को फिर से केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि उनको जो 3 कानून थे, 3 कृषि बिल थे, वो वापस ले लिए गए थे क्योंकि वो काले कृषि कानून बिल थे। लेकिन उनका फिर से कहना है कि वो 3 जो काले कानून थे, कृषि बिल थे, वो वापस नहीं लिए गए हैं, वो सिर्फ जुमला दिया गया है। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अतुल त्रिपाठी जी किसान नेता हैं, आप लोग उन्हें बखूबी जानते हैं। उनकी वीडियोस भी कई बार जो है वायरल हो चुकी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसानों का दर्द जो है वो समझते हैं और किसानों के साथ आए हैं, उनका दुख बांटने आए हैं। सर, अतुल त्रिपाठी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। कहें जो कृषि कानून बिल थे, 3 काले कानून जो कहा गया उन्हें कि 3 काले कानून बिल है, जी। उन्हें वापस ले लिया गया है। लेकिन कुछ किसानों द्वारा ये सुनने में आ रहा है वापस नहीं लिया गया है, वो सिर्फ एक जुमला दिया गया। देखिए, लगातार ये सरकार, इसकी नीति और नियत पर प्रश्न है कि क्या कारण है कि बार बार लगातार सरकार इस किसान को धोखा दे रही है, उसके साथ विश्वासघात कर रही है। और क्यों कर रही है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो किसानों के सबसे बड़ा हम रहनुमा हैं, किसानों के सबसे बड़े चिंतक हैं, तो क्या कारण है कि आज भी किसान जो है इस तरीके से सड़कों पर आने के लिए मजबूर है? ये समझना पड़ेगा। और हमें कोई शौक नहीं है इस तरीके से अपने काम धाम, अपने किसानी को छोड़कर सड़कों पर आने का। बार बार ये सरकार हमें मजबूर करती है सड़कों पर आने के लिए। ये कितने शर्म की बात है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में ये देश प्रवेश कर चुका है और आज भी इस देश में हर 24 घंटे में 28 किसान आत्महत्या करता है। इस देश का किसान मरने को मजबूर है, उसके तन पर कपड़ा नहीं है, उसके घर में रोटी नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम उनको हर महीने उनके खाते में पैसे भेज रहे हैं। ये जो सरकार कह रही है कि ये जो है सरकार के हम रहनुमा है, तो क्या कारण है हम इतनी संख्या में हैं, यहाँ पर मौजूद हैं? क्या किसान की आत्महत्या रुक गई? क्या डीएपी खाद जैसी मूलभूत चीजें जो किसानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनके दाम कम हो गए? क्या जो प्रधानमंत्री कहते थे कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, हम किसान तो यही कह रहे हैं कि साहब उसको जो है कानूनी अमली जामा पहना दीजिए। हम एमएसपी के गारंटी कानून का वायदा मांग रहे हैं आपसे, उस पर कानून मांग रहे हैं। अगर पार्ले जी बिस्किट अडानी के रिलायंस के पेट्रोल पंप पे 85 रुपया दाम तय किया जा सकता है, तो आप बताइए कि इस देश के किसान का गेहूं का, ज्वार का, बाजरा का, धान का दाम क्यों नहीं तय किया जा सकता? क्यों नहीं किसान को भी उचित दाम पर उसके फसलों को क्रय केंद्रों पे खरीदा जा सकता है? क्यों नहीं एमएसपी? जीडीपी बहुत नीचे जा रही है ना, इसलिए। देखिए, जीडीपी कैसे आगे बढ़ेगी? ये देश कृषि प्रधान देश है और जीडीपी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किसान की खुशहाली। जिस दिन किसान खुश हो जाएगा, जिस दिन किसान कमाने लगेगा, और सिंपल इकोनॉमिक्स में आपको बताना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण जी अगर सुन रही है इस बात को तो सुनिए, मैं सिंपल अर्थशास्त्र बता रहा हूँ और इस देश की अर्थव्यवस्था
बूम कर जाएगी, इस देश की अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ किसानों को एमएसपी गारंटी कानून की जो है बिल पास करना है। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों को फसलों का उचित दाम मिलेगा, उस उचित दाम से किसानों की जेब में पैसा जाएगा, और जब किसानों की जेब में पैसा जाएगा तो किसान उस पैसे को अर्थव्यवस्था में डालेगा, किसान उस पैसे से खरीदारी करेगा, किसान उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो पैसा रेगुलेट होगा, वो पैसा अर्थव्यवस्था में जाएगा। क्योंकि खरीदारी सबसे ज़्यादा खुदरा खरीदारी इस देश में किसान करता है, मजदूर करता है। जब उनके जेब में पैसा जाएगा तो वो खरीदारी करेंगे, वो अर्थव्यवस्था में पैसा डालेंगे, और इस तरीके से अर्थव्यवस्था धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी और देश फिर से। लेकिन सरकार उसके विपरीत काम कर रही है। सरकारों से अलग अलग टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, और आप देखेंगी कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली ऐसी तानाशाह सरकार है जिसने दूध, दही, रोटी पर भी जीएसटी लगा दिया। और रोटी तो छोड़िए, इस तानाशाह सरकार ने कफन पर भी जीएसटी लगा दे। वो सरकार कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार किसानों की भलाई चाहती है? सर, किसानों की भलाई। सुनिए अतुल जी, हमारी बात भी सुनिए आप। ये तो सोचिए ना, चीन से तो ज्यादा अच्छा हाल है हमारा। कहाँ चीन है? में हाल देखिए ना आप। चीन का प्रति व्यक्ति पर पर्सन कैपिटा इनकम क्या है? हिंदुस्तान की महंगाई नहीं देखा कितना आप बताइए। चीन से आपने कह दिया, चीन हर 24 घंटे में 48,000 नौकरियां पैदा करता है। आप चीन से कंपैरिजन कर रही हैं। हिंदुस्तान हर 24 घंटे में 400 नौकरियां भी पैदा नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक बड़ी संख्या में अपने युवा आबादी को नौकरी नहीं दे पाता है। और जो भारत अपने युवाओं को नौकरी नहीं दे सकता है, वो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो भारत अपने किसानों की बदहाली को दूर नहीं कर सकता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। हम आज चाइना, अमेरिका से कंपैरिजन कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक पॉजिटिव सोच अपनी जाहिर की और आपने अति विकसित देशों के साथ कंपैरिजन किया। लेकिन आज आप देखिए कि उनकी नीतियां क्या हैं, उनका नीयत क्या है, और हिंदुस्तान की सरकार की नीति और नीयत क्या है। इसलिए सर, पहले बिल लाया गया, तब देखिए बिल हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आप कह रहे बिल आया, फिर उसके लिए भी दिक्कत हुई कि बिल वापस लो, बिल वापस भी कर लिया सरकार ने। अब ये दिक्कत हो रही है कि सरकार ने बिल वापस ही नहीं लिया। आप ये बताइए क्या कारण था कि सरकार ने बिल वापस ले लिया? बिल में कुछ तो कमी रही होगी, कोई तो दबाव रहा होगा। सरकारों ने राजा ना जनता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये तो सर पीएम मोदी जी तो हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये लड़ाई फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई है। और ये जो किसान इतने आए हैं ना, आपको लगता होगा कि जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वही इस देश की अच्छी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो किसान है ना, यही असली बुद्धिजीवी है। और ऐसे ऐसे किसान हैं जो इस देश की काया पलट दें। ऐसे ऐसे विद्वान किसान हैं, आपको माइक लेके बस ढूंढने की जरूरत है। इनको आप अनपढ़ और जाहिल न समझें। और यही इस सरकार की भूल है कि इस किसान को अनपढ़ और जाहिल समझा जाता है। पहले इन्होंने कहा कि किसान को बिल ही नहीं समझ में आता है। अरे सरकार, किसान तो उड़ती हुई चिड़िया का पर गिन देता है, आपकी नीयत नहीं समझ पाएगा। जो आपका पेट भर रहा है, जो अपने खून पसीने से आपको जिंदा रखे हुए हैं, इस देश के करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है, वो इस सरकार की नीयत नहीं समझेगा। जब जब धोखा दिया जाएगा, और आज नहीं, इतिहास में हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, जब जब इतिहास में धोखा दिया गया है, जब जब छला गया है,
तब तक किसान यूं ही आया है और सरकारों को उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगा चंद लाइनें कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के पाप का थोड़ी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमलों में नहीं होना चाहिए। आप दिखाइए इनका साथ, इनका भी विकास करना पड़ेगा। युवाओं का साथ युवाओं का विकास करना पड़ेगा, किसानों का साथ किसानों का विकास करना पड़ेगा। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो माफ़ करिए, मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता त्याग दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस देश का, भारत का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि ईवीएम से, अंबानी अडानी से इस देश में ये राज कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी भूल में ये जी रहे हैं कि तानाशाही से पैसे के दम पर ये राज कर लेंगे। अब वो दौर चला गया है। आपने अभी देखा श्रीलंका का उदाहरण। इस देश को बरगलाया जा रहा है, नफरत में झोंका जा रहा है कि इस देश की जनता सड़कों पर आए। लेकिन मैं इस देश की जनता से, किसानों से, युवाओं से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हमें हिंसा नहीं करनी है। हमें शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के रास्ते पे चलकर, अंबेडकर जी के रास्ते पर चलकर आंदोलन करना है और इन तानाशाहों को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और ये देश भावना से चलता है। अगर भावना दूषित होगी तो इसी तरीके से सरकार खड़ा है। और मैं आपके माध्यम से भी बता दूं कि जंतर मंतर की जिस धरती पे हम खड़े हैं, यहाँ से संसद बहुत दूर नहीं है। हमें विवश ना किया जाए, हमें विवश ना चंद किया कदमों जाए। की दूरी पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।